हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज़ नथिंग मोर देन डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। यानी कि सफलता का केवल और केवल एक ही मतलब है, एक दिन पढ़ाई करके 10 दिन आराम करना नहीं। हर दिन निरंतर बिना थके बिना रुके जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक निरंतर मेहनत करो, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो। जो एक टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ है कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइम पे ये करना है, उसको फॉलो करो। अब उसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल डिसिप्लिन से कि 15 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया तो वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं। वो कठोर वाला खड़ूस फौजी अंकल वाला डिसिप्लिन नहीं चाहिए हमें, फौज वाला डिसिप्लिन नहीं लाना। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ को करने की सोच रहे हो वो आप करो, ठीक है। आप उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए बाकी चीज़ों का त्याग करो, राइट। तभी आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। और स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। India should not allow Meizu's win to affect ties between the two countries. Meizu's कौन है? Meizu एक्चुअली एक व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? मालदीव्स के। अब मालदीव्स का और हिंदुस्तान का आपको पता है हाल फिलहाल में बहुत बड़ा विवाद हुआ था और उसके बाद से मालदीव्स में जो हमारी फोर्सेस थी, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी थी, उनको हटाने के लिए कहा गया। और हिंदुस्तान और मालदीव्स एक हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रहे थे कुछ, जिसमें वहाँ के जो कोरल रीफ्स है उनकी स्टडी करनी थी अंडर वाटर जाके, ठीक है। और वो हिंदुस्तान पहला ऐसा देश था जो इस तरीके की स्टडी वहाँ पे कर रहा था, वो भी हटा दिया गया। और ये कब हुआ? हाल फिलहाल में जब ये विक्टोरियस होकर आए, मिस्टर मीजू जो हैं वो विक्टोरियस होकर आए तब हुआ। उससे पहले की जो सरकारें थी वो प्रो इंडिया थी, मतलब हिंदुस्तान के सपोर्ट में थी, उनके फेवर में थी। और उनके दौर पे ये कुछ संधियाँ, टाइज वक्त जिनको बोलते हैं, वो साइन हुई थी, जिनको कि ये लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। तो बोल रहे हैं कि मीजू की जीत से हिंदुस्तान को अपने और उस देश मालदीव्स के बीच के जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित करने का मौका नहीं देना चाहिए। There are several important messages from the win by Maldives President Mohammad Mizu's party, the PNC, in this week's parliamentary election. वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, वहाँ पे जो ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मीजू, उनकी पार्टी PNC वो जीत गई, ठीक है। तो इस जीत से बहुत सारे important messages निकल कर आते हैं। The PNC super majority over 70 of 93 members of parliament or people's majlis including allies and independents, बोल रहे हैं कि PNC जो है उसने सुपर मेजॉरिटी यानी कि बहुत, जो हम बोलते हैं ना बहुमत की सरकार बनी है, तो उनने सुपर मेजॉरिटी जीती है, बहुमत से भी ऊपर उनके वोट चले गए हैं, ठीक है। यानी कि 93 मेंबर्स थे पार्लियामेंट में, जिनमें से 70 सीट्स जो हैं इनके पास गई, इंक्लूडिंग एलायंस जिसमें कि सहयोगी और इंडिपेंडेंस भी शामिल है। ऑल्सो ईजेस मिस्टर मिजू's पाथ टू पासिंग लॉज एंड इवन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इससे क्या हो जाता है, अब बहुमत की सरकार आएगी तो विपक्ष जो है उसके पास में करने को कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट में भी किसी चीज़ के वोट करेंगे ना तो उनके वोट्स की गिनती मानी नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा जिसके ज़्यादा वोट्स हैं वो अहमियत रखता है, वो ज़्यादा अहमियत रखता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि उनका रास्ता साफ हो जाएगा कि वो किसी भी लॉ को, किस संविधान में कुछ परिवर्तन करना उसको बिना किसी विरोध के कर सकें आसानी से। द ऑपोजिशन इन द मजलिस क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। MP जो बोलते हैं ना, MP के चुनाव हुए तो वो MP क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसको क्या बोलते हैं इनकी भाषा में? पीपल ऑफ मजलिस, ठीक है। लेड बाय द फॉर्मर रूलिंग मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ऑपोजिशन कौन है इसमें? ऑपोजिशन जो पुरानी ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो है। दैट वॉज परसीव्ड एज प्रो इंडिया वन जस्ट 12 सीट्स, जिनको माना जाता था कि वो प्रो इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के समर्थक हैं, उन्होंने केवल 12 ही सीटें जीती। वाइल पार्टीज फ्लोटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स अब्दुल्ला यमीन एंड मोहम्मद नशीद ड्रू अ ब्लैंक। और वहीं जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके द्वारा चलाई जा रही थी, लीड की जा रही थी। फ्लोटेड बाय मतलब लीड करना,
कौन थे? अब्दुल्ला यमीन और मोहम्मद नाशीद, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे और इनके द्वारा जो लीड की जा रही थी पार्टीज, उनको ड्रू अ ब्लैंक, यानी कि उनके खाते में 0 नंबर आया, ठीक है, उनको कोई वोट नहीं मिला. मिस्टर मिजू विल be this in the spotlight for how he wields the near absolute power. अब सारा का सारा जो है केंद्र किसके ऊपर होगा? जो भी करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर मिजू, उनके ऊपर होगा. क्यों? क्योंकि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उनके पास ये जो एब्सोल्यूट, नियर एब्सोल्यूट मतलब लगभग पूर्ण बहुमत जो आ गया है, एब्सोल्यूट पावर जो आ गई है कि कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, ये जो पावर आ गई है वो उसको कैसे वील्ड करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं. इन अ कंट्री विच हैज सीन अथॉरिटेरियन रूल फॉर डेकेड, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे तानाशाही एक तरीके का रूल देखा गया है दशकों तक, ठीक है. The results also indicate widespread approval of Maldivians of decisions he has made since he was elected in November 2023. बोल रहे हैं कि ये जो नतीजे आए हैं ना कि इनकी पार्टी जीती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जनता भी इन्होंने अभी तक जो भी फैसले लिए हैं उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी मानती हैं कि इनके फैसले बहुत सही हैं. और कब से लिए हैं इन्होंने फैसले? जब पिछले साल 2023 नवंबर में ये चुनकर आए थे, ये प्रेसिडेंट बने थे, इंक्लूडिंग हिज इंटरनेशनल विजिट्स टू चाइना, Turkey and the UAE and receiving US senior officials while keeping a relative distance from India. और इनके इन फैसलों में क्या क्या शामिल है? इनकी विजिट शामिल हैं, चाइना गए, ये टर्की गए, UAE गए और US के कुछ सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो इनके यहाँ आए, जबकि इन्होंने हिंदुस्तान से बहुत ही हद तक दूरी बना के रखी हुई है. ड्यूरिंग हिज मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर, फिर उसके बाद में दिसंबर में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अपनी मीटिंग्स करी और उस दौरान में ही इंसिस्टेड ऑन अ टोटल विड्रॉवल ऑफ इंडियन ट्रूप्स. उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हिंदुस्तान पूरी तौर पे, पूर्ण तरीके से, कंप्लीटली अपने हिंदुस्तानी ट्रूप्स जो हैं, जो कि मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस इन द archipelago which he has now enforced. बोल रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अपने ट्रूप्स, जो भी ट्रूप्स चाहे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कर रहे हैं वहाँ पे. आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है? द्वीप समूह. अब ये जो है मालदीव्स, ये एक इकलौता आइलैंड्स नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी ह्यूमैनिटेरियन कार्य किए जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के ज़रिए, उन सबको बोल दिया कि नहीं, आप अपने सारे ट्रूप्स को, सारी सेना को, किसी भी प्रकार की नौसेना, थल सेना, वायुसेना जो भी है यहाँ पे तैनात, उन सबको हटाओ, ठीक है. और जो कि उन्होंने अब एनफोर्स कर दिया है, लागू कर दिया है. ही हैज़ ऑल्सो स्क्रैप्ड अ हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट विद इंडिया. स्क्रैप मतलब करना, मतलब निरस्त करना, रद्द करना. तो इन्होंने एक हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट हुआ था हिंदुस्तान के साथ में, उसको भी इन्होंने क्या किया है? निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है. while strengthening ties with China to rebalance and एंड डिपेंडेंस ऑन एनी फॉरेन पावर. और इन्होंने क्या किया है कि चाइना के साथ में अपने जो मजबूती संधि है, संधि टाइज जो भी हैं, समझौते, उनको और ज़्यादा मजबूती दी है. और ये क्या करना चाह रहे हैं? रीबैलेंस करना चाह रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान जैसे एक बड़ा देश इनके पास से हटा तो चाइना के साथ में उसको मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी किसी भी फॉरेन पावर, किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है. Meanwhile, Maldivian leaders and commentators have expressed concern over majoritarian trends in India. और वहीं साथ साथ में आपको पता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी अभी कैसे हो रखी है, धर्म आधारित, और मंगलसूत्र लेके मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं. तो इन सब कमेंट्स का हमें लगता है कि बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको पता है कई सारी अरब मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जिनसे हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, हमारे लोग वहाँ पे जाके गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब्स करते हैं. तो क्या उन चीज़ों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे कमेंट्स का? तो बोल रहे हैं इसी साथ ही साथ में मालदीवियन लीडर्स और जो कमेंटेटर्स, जानकार हैं, टिप्पणी करते हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो एक बढ़ता हुआ किसका ट्रेंड है?
मेजॉरिटेरियन यानी कि कि हम ज़्यादा बहुमत हैं, वो जो ट्रेंड हिंदुस्तान में बढ़ रहा है उसके प्रति इन लोगों ने चिंता जाहिर करी है. डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट मिस्टर मोदी बाय मालदीवियन मिनिस्टर्स हैव एडेड टू अनईज इन इंडिया. और फिर इसी के साथ साथ में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे तो कुछ अपमानजनक टिप्पणियां इनके मिनिस्टर्स ने कुछ करी थी. ठीक है, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी एक विद्रोह का, अनईजीनेस का, बेचैनी का, डिस्कम्फर्ट का एक माहौल बन गया मालदीव्स के प्रति. इंडियन टूरिस्ट फिगर्स हैव ऑल्सो ड्रॉप्ड. और हिंदुस्तान से जो लोग मालदीव्स जाते थे वो जो संख्या थी, वो जो आंकड़ा था, वो भी कम हो गया है. विद द मालदीवियन रिजल्ट्स इन and the Indian election results in June, New Delhi and Malé have an occasion to try and mend their frayed ties. बोल रहे हैं अब मालदीव्स के तो रिजल्ट आ गए और हिंदुस्तान में भी इलेक्शन चल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स जून में आ जाएंगे. तो इन दोनों के आते साथ ही न्यू दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान और माले मतलब मालदीव्स को क्या करना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो भी रिश्ते अभी तक तनाव में आए हैं, फ्रेड इन मतलब खराब हुए हैं, चिंतित करने वाले हो गए हैं, उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाए. रिलेशंस हैव बीन ट्रेडिशनली गुड. अब अगर हम उस इतिहास में देखते हैं तो हमारे मालदीव्स के साथ में रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं. एंड शुड नॉट ऑसिलेट विद चेंजेस इन ईच गवर्नमेंट. और जैसे जैसे सरकारें बदलती जाएं वैसे वैसे रिश्ते खराब या फिर अच्छे होते जाएं, ये नहीं होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बीन द ट्रेजेक्टरी फॉर द पास्ट डिकेड. लेकिन बड़ी दुखद बात है कि पिछले एक दशक से यही परिवर्तन, यही जो रास्ता है वो अपना लिया गया है कि जैसे अगर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई तो वो हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती अच्छी रखेंगे, और प्रो चाइना गवर्नमेंट आई तो वो चाइना के साथ में दोस्ती अच्छी रखेंगे और हिंदुस्तान को छोड़ देंगे. तो जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. Mr. Mezu's statement that rather than pro-India or pro-China, he intends to build a pro-Maldives policy must be tested against his actions, while giving him time to prove that none of those actions is to the detriment of India's security or regional peace. उसी दौरान में मिस्टर मेजू ने क्या एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हम ना तो हिंदुस्तान के समर्थन में हैं कि हमें हिंदुस्तान का भला चाहिए, हिंदुस्तान के लिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, ना चाइना के लिए, पर मेरा जो भी फैसला लेने का प्रावधान होगा, जिस भी किस्म के ऊपर मैं पॉलिसी बनाऊंगा, वो प्रो मालदीव्स होना चाहिए, यानी कि मालदीव्स के लोगों के हित के लिए, मालदीव्स के हित के लिए होना चाहिए. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है इसके टेस्ट होना बाकी है. टेस्ट होना मतलब कि अभी इसकी जांच, आपने बोल तो दिया, बड़ा बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन आप अपनी बातों पे कितने खरे उतरते हो ये अभी होना बाकी है कि आपके जो एक्शंस हैं क्या वो प्रूव करते हैं कि जो आपके स्टेटमेंट्स, आपके शब्द और आपके एक्शन क्या मेल खाते हैं, या फिर आप बोल तो रहे हैं कि भाई मैं ना प्रो इंडिया हूँ ना प्रो चाइना हूँ, मैं प्रो मालदीव्स हूँ, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं. ठीक है, तो वो चीज़ होती है, ये जब जांचने का विषय है. एंड नन ऑफ दीज एक्शंस, और इनमें से कोई भी एक्शंस जो हैं इज़ टू डिट्रीमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज. डिट्रीमेंट मतलब नुकसान पहुँचाना हिंदुस्तान के सिक्योरिटी और रीजनल पीस को, इस क्षेत्र में जो शांति है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा उनका कोई भी फैसला. गिवन मालदीव्स इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड डेवलपमेंट नीड्स. अब मालदीव्स की इकोनॉमिक ट्रबल्स को देखते हुए, वहाँ पे इकोनॉमिक की स्थिति थोड़ी ख़राब होगी उसको देखते हुए, और जो वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इस चैलेंजेस विद क्लाइमेट चेंज, और फिर क्लाइमेट चेंज से भी जूझ रहा है, और जाहिर सी बात है द्वीप समूह है तो पानी आसपास चारों तरफ पानी है, और अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस दर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो मालदीव्स डूब सकता है पूरी तरीके से, है ना. तो जो उनके परेशानियां बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड इट्स जियोग्राफिकल एल्योर मतलब क्या होता है, अपील, कि भाई जियोग्राफिकली वो कितने अच्छी जगह पर है, अच्छी लोकेशन पर है, लोगों को ललचाती है वो जगह, देशों को ललचाती है कि यहाँ पे इतना कुछ भंडार है, हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. फॉर यूएस एंड चाइना, किसके लिए है लालच वाला, यूएस और चाइना के लिए. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट द रिलेटिव comfort of stronger ties with India and its policy for sustainable financing and support becomes apparent to Malé.
तो ये कभी केवल बस समय की बात है कि समय पर आने पर इनको खुद पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के साथ में जो उनको और ज़्यादा रिलेटिव कंफर्ट, मतलब थोड़ा आसानी थी, आरामदायक संधि थी उनकी, उनको ही बेनिफिट हो रहा था और मजबूत रिश्ते थे हिंदुस्तान के साथ में, और जो पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा से टिकाऊ रही हैं और सपोर्ट करती रही हैं, ये उनको साफ स्पष्ट हो जाए। पर ये समय की बात है, समय का खेल है, थोड़ा समय लगेगा, पर उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। टू बी ट्रूली सक्सेसफुल, अगर सच में वो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अ म्यूचुअल पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट कैन ओनली बी वॉलंटरी एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट। बोल रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है वाकई में, तो एक म्यूचुअल पॉलिसी, म्यूचुअल मतलब दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए, म्यूचुअल दोनों पक्ष जिससे अग्री करें, ठीक है, वैसी पॉलिसी किस चीज़ की, नेबरहुड फर्स्ट, कि पहले हम अपने पड़ोसी की मदद करेंगे, उसके बाद हम गली के बाहर जाके किसी की मदद करेंगे, ठीक है। कैन ओनली बी वॉलंटरी, ये केवल और केवल किसके ऊपर आधारित हो सकती है, म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर मुझे आप पे और आपको मुझ पे विश्वास है और हम दोनों एक दूसरे का भला सोचें, उसी के ऊपर आधारित हो सकती है। मैं आपके ऊपर विश्वास ना करूं, अविश्वास जताऊं, आप मेरे ऊपर अविश्वास जताएं, या फिर मैं ये नहीं चाहता कि आपका भला होए, ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर तो हम ये सफलता हासिल नहीं कर सकते, राइट। तो ये बात गौर करने वाली है। चलिए, ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मालदीव्स में नई सरकार चुनकर आई है, नई पार्टी जो है सत्ता में आई है, और वो भी बहुत बड़े बहुमत से, मतलब बहुमत जो होता है उससे भी बहुत बहुमत, सुपर बहुमत से आई है, ठीक है। और अब चिंता का विषय हिंदुस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति की ये सरकार आई है वो व्यक्ति जो है हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं, दिखाई मालूम पड़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो चाइना भी गए विजिट्स के लिए और दूसरे देशों में भी गए, लेकिन हिंदुस्तान से उन्होंने दूरी बना के रखी। और जब पहली बार दिसंबर में हिंदुस्तान के साथ मीटिंग करी तो हिंदुस्तान को बोला, जी भाई अपने सैनिकों का बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में एक हाइड्रो कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी रद्द कर दिया, जिसमें बेसिकली मालदीव्स के जो कोरल रीफ्स हैं उनकी स्टडी करनी थी। कोरल रीफ्स क्या होता है, समुद्र के अंदर के जो चट्टानें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ होते हैं, तो उन सब चीज़ों को उन्हें स्टडी करना था, ठीक है। तो ये रद्द कर दिया। फिर उसके बाद में अभी वो बंदे बोल रहे हैं कि नहीं जी, हमारा तो ना हिंदुस्तान के सपोर्ट में है, हम ना चाइना से हमारा कोई खास यारी दोस्ती है, पर हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो मालदीव्स के लोगों को, मालदीव्स की जनता को ध्यान में रख के बताएंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो टेस्ट करने वाली बात होगी, क्योंकि उनको अभी तक जो सपोर्ट मिला है, उनके जो पहले के अभी तक जो उनके भाषण और जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं वो ऐसी रही हैं कि भाई हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, और इतनी बड़ी बहुमत से उनका जीत कर आना भी इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि वहाँ के लोग भी उनकी पॉलिसीज से खुश हैं, यानी कि वो भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हिंदुस्तान ने भी कुछ गलतियां करी हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी है ना, कि वो वहाँ पे भी कुछ ऐसे भाषणों से, टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि भाई वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, और मालदीव्स जो है एक मुस्लिम नेशन है, तो फिर वो पंगा पड़ जाता है। फिर वहाँ के मिनिस्टर्स ने कुछ ट्रोलिंग कर दी थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी थी उनके ऊपर, जब वो अपने देश के लक्षद्वीप आइलैंड्स में छुट्टियाँ, मतलब उनके प्रमोशन के लिए गए थे, बेसिकली छुट्टियाँ नहीं मना रहे थे पर लक्षद्वीप आइलैंड के प्रमोशन के लिए गए थे, तो उन्होंने बहुत गंदी गंदी टिप्पणियाँ करी उसके ऊपर। हालांकि उन्होंने बोला कि हमने अपने मिनिस्टर्स को निकाल दिया है पद से और उनको सफाई पेश करने के लिए कहा गया है कि भाई आप रीज़न बताओ कि आपने क्यों किया ऐसा, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है। बट स्टिल वहाँ के ऐसा लगता है कि लोग भी हमारे विरोध में हो चुके हैं, और इससे किसका नुकसान हो रहा है फिर वो चीज़ें बताएगी। What is the tone of the passage discussing the political landscape in the Maldives and its relations with India? यानी कि ये मालदीव्स में अभी किस तरीके का पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है और उसका हिंदुस्तान से क्या रिश्ता रहेगा, उसके बारे में टोन कैसी है पैसेज की। तो पैसेज एनालाइज कर रहा है कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, अभी तक का पास्ट ये कह रहा है, प्रेजेंट ये कह रहा है, फ्यूचर ये कह रहा है, ठीक है। इस वक्त जो करंट स्थिति है उसमें ऐसा लगता नहीं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हिंदुस्तान को कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इतना अच्छा कुछ रिलेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, इस इलाके में शांति चाहिए, तो हमें मतलब मालदीव्स को हिंदुस्तान से दोस्ती करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैसेज कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं है, पेसिमिस्टिक नेगेटिव नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, कैसा है,
analytical. Option A is correct. What is the main theme of the passage discussing the Maldives political dynamics and its diplomatic interactions with India? कि पैसेज की थीम क्या है जिसमें मालदीव्स के पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है और किस तरीके से ये हिंदुस्तान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं इस वक्त, उसके बारे में. द राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म इन मालदीव्स. अभी वो कह नहीं सकते, एक पार्टी चुनकर आई है जो उस पार्टी की विचारधारा है, लोग उससे इत्तेफाक रख रहे हैं, तो अभी वो अथॉरिटेरियनिज्म की सरकार चलाएंगे ये भी कहना मुश्किल है. द फ्लक्चुएटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है. हिंदुस्तान और मालदीव्स के बीच में जो रिश्ते हैं वो बदलते रहते हैं, सरकारें बदलने की तरह रिश्ते भी बदलते रहते हैं, तो उसी के ऊपर चर्चा की गई थी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What was the main outcome of the recent parliamentary elections in the Maldives regarding the distribution of seats in the People's Majlis? बोल रहे हैं पीपल्स मजलिस में जिस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में क्या समझा जा सकता है. तो मेन आउटकम ये निकल कर आया कि भाई उनने मेजॉरिटी से जीत लिया. अब जो मीज़ू हैं उनके पास में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो जो मर्जी चाहे पॉलिसी बनाए, जिसके साथ चाहे दोस्ती रखें, कोई अपोज करने वाला है नहीं, कोई उनसे सवाल उठाने वाला है नहीं. द फॉर्मर रूलिंग मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी गेंड अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. इनकरेक्ट, इनको केवल 12 सीट्स मिली हैं. हाईलाइटिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रो इंडियन सेंटिमेंट. इनकरेक्ट है. द PNC and its allies achieved a super majority with over 70 out of 93 seats, strengthening President Mizo's position. बिल्कुल करेक्ट है. What recent foreign policy shift did President Mizo enforce following his election that significantly affects Maldives-India's relation? कि recently उनकी पॉलिसी में क्या बदलाव आया है? He insisted on continuation of the hydrography agreement with India. Incorrect है ये, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई. He negotiated increased economic aid from China while completely severing diplomatic ties with India. Incorrect है ये. He enhanced military cooperation with the United States, replacing India as the primary security partners. ये भी incorrect है. He enforced the withdrawal of Indian troops involved in the humanitarian operations in the Maldives. बिल्कुल correct है. उनने फोर्स करा, उनने लागू करा कि भाई हिंदुस्तान अपने ट्रूप्स को हटा ले, जो ह्यूमैनिटेरियन कार्य में लगे हैं उन ट्रूप्स को भी हटा ले. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. According to the passage, all of the following are true except about the future prospects of India and Maldives relation except that कि हिंदुस्तान और मालदीव्स के रिश्तों के बारे में जो फ्यूचर की उम्मीदें कुछ दिख रही हैं उनके बारे में और सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक को छोड़ के. Stronger ties with India will become more appealing to the Maldives due to India's policy of sustainable financing. तो देखो, हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो उनके लिए अभी तक तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का एक जरिया बना हुआ था ना, तो ये अगर वो इस नज़र से देखें तो उनके लिए ये ज़रूर अपीलिंग हो सकता है. द मालदीव्स शुड नॉट एडजस्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी टू अलाइन मोर क्लोजली विद either India or China but rather focus on a pro Maldives policy. ये तो उनके मिनिस्टर ने कहा है कि भाई हम लोग इस तरफ फोकस करेंगे, ना हम इंडिया के साथ में ज़्यादा करना चाहते हैं दोस्ती, ना चाइना के साथ में, हम अपने लोगों के साथ में, अपनी जनता के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, उनका भला सोचना चाहते हैं. तो करेक्ट है ये. The Maldives faces economic challenges and developmental needs that could benefit from continued cooperation with India. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मालदीव्स को हम हर साल कितना ज़्यादा बड़े बड़े पैकेजेस देते रहते थे सहायता के तौर पे, तो ये करेक्ट है.
Immediate economic and military interventions by India are necessary to secure its position in the Maldives. अब देखो, अगर हम इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरवेंशंस अगर करते हैं मालदीव्स में, दैट मीन्स हम एक युद्ध छेड़ रहे हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे के, अब आपके घर में कोई अब तीसरा बंदा बाहर का आके पंचायत करने लग जाए तो वो युद्ध तो आपके घर में महाभारत तो ज़रूर होएगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं कि भाई आप एक तो उनके ऊपर इकोनॉमिक कुछ सैंक्शंस या कुछ किसी तरीके से भी उनको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाओ, जैसे कि उनको हमारी टूरिस्ट ना जाने से हो ही रहा है, और फिर अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ पे हस्तक्षेप करो। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट ट्रू। Which one of the following statement best summarizes the author's position on India's response to the election results in the Maldives? रहे हैं कि ऑथर के नज़रिए से हिंदुस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जो मालदीव्स में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके प्रति। India should critically reassess its diplomatic and economic strategies towards Maldives to reflect the shifting political landscape। कि जैसे जैसे हिंदुस्तान मालदीव्स में पॉलिटिकल लैंडस्केप में परिवर्तन आ रहा है, तो हिंदुस्तान को भी अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ को रीअसेस करने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो ऐसा हमने पैसेज में नहीं पढ़ा ऑथर का स्टांस। ऑथर ने कहा कि भाई बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप की वजह से हमारी पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं आना चाहिए। हम जिसको दोस्त मानते हैं, जिसको इतने समय से, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो पूरे देश की फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति की सोच हिंदुस्तान के विपरीत है या एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच मुस्लिम्स के विपरीत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश की सोच वही है। डिस्पाइट द इलेक्शन ऑफ मिस्टर मेजू, India should maintain a steady relationship with the Maldives, focusing on mutual trust and long-standing ties। बिल्कुल करेक्ट है, यही राइटर चाहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैराजम्पल का क्वेश्चन है, इन अ लॉन्ग अवेटेड जजमेंट इन सुप्रियो, एक बड़े लंबे समय से इंतज़ार था जिसका जजमेंट का, किसमें, सुप्रियो के केस में। सुप्रियो क्या है, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड कोई आदित्य करके व्यक्ति हैं, इन दोनों का केस था यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, भारत सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें वो सेम सेक्स कपल्स के लिए मैरिजेस के अधिकारों को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मांग रहे थे, ठीक है। ऑन अक्टूबर 17 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, अपने बड़े लंबे समय से जिसका इंतज़ार था सुप्रियो केस में, उसमें अपना फैसला अक्टूबर 17 को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड दैट सेम सेक्स कपल्स डू नॉट हैव द राइट टू मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का अधिकार नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया है कि दो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग अगर शादी करना चाहते हैं, अदरवाइज एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक मुस्लिम मैरिज का अलग से उनका प्रावधान है, क्रिश्चियंस का अलग से। लेकिन स्पेशल मैरिज क्या हो गया, अब हिंदुओं में 7 फेरे लेके शादी करते हैं, मुस्लिम्स में कबूल है बोल के करते हैं, चर्च जाके उनकी अलग प्रक्रिया होती है, सिखों की अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर कोई सिख और हिंदू आपस में शादी करना चाहते हैं या हिंदू या मुस्लिम करना चाहते हैं तो वो क्या करें, तो वो आता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में। तो उसके अंतर्गत सेम सेक्स कपल्स शादी नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं है। अ फंडामेंटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो ओवरलुक्ड इट्स ओन प्रेसिडेंट्स, एक फंडामेंटली गलत इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज़ का आपने अनुवाद किया है, समझा है, ठीक है। तो गलत इंटरप्रिटेशन, गलत समझ दिखाई गई है संविधान की, और साथ ही साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ठीक है। तो बट ऑल्सो उन्होंने साथ ही साथ क्या किया है, अपने जो पुराने फैसले हैं उनको भी नज़रअंदाज किया है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में द कोर्ट नॉट ओनली लेड, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो तो पता चल गया, एस पहले आर बाद में, एस पहले आर बाद में, नॉट ओनली लेड डाउन, कि ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल एक फंडामेंटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दिया है संविधान का, बल्कि उन्होंने अपने ही पुराने कुछ फैसलों को नज़रअंदाज भी किया है, ठीक है। सो आर, एस के बाद में आर, यहाँ पे एस के बाद में पी आ रहा है, एस के बाद में आर, एस के बाद में आर, एस के बाद में आर, एस के बाद में आर। अब किसने, इन डूइंग सो द कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, पी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया।
P फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद में Q सेकेंड स्टेटमेंट, हेल्ड दैट द सेम कपल, सेम सेक्स कपल. सो P Q S R ऑप्शन D इज करेक्ट. When and where the second shoe will drop and how big a crater. Second shoe will drop का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होनी निश्चित है, ठीक है. खास तौर पे नेगेटिव कुछ इफेक्ट, कुछ नेगेटिव चीज़ जो होनी निश्चित है, हम बस वेट कर रहे हैं कि कब और कहाँ वो चीज़ होगी, वो घटना होगी, ठीक है. तो बोल रहे हैं कि कब और कहाँ वो दूसरी जो घटना है वो होगी और कितना बड़ा क्रैटर, क्रैटर मतलब गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा वो करेगी, किसके ऊपर, आगे देखते हैं. द इज़राइल हमास वॉर इज़ नाउ इन इट्स 6th वीक. बोल रहे हैं इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो अपने 6ठे हफ्ते में पहुंच चुका है, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं वो इस इज़राइल हमास वॉर के बारे में करने वाले हैं, ठीक है. सो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है. ऑप्शन बी में और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है. इट वुड कॉज ऑन रीजनल, ग्लोबल, जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी. क्या करेगा, कितना बड़ा गड्ढा वो बनाएगा रीजनल यानी कि इस क्षेत्र की और दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमीज़ के ऊपर. तो हमें पता चल गया क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और एक हमें कनेक्शन पता चल गया कि पी के बाद में क्या आएगा, आर आएगा. तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी के बाद में आर, क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी के बाद में आर. अभी भी कन्फ्यूजन है कि एस पहले आएगा या एस बाद में आएगा. Like the proverbial landlord, West Asians and much of the world are currently in suspended animation wondering. बोल रहे हैं कि एक मान लो कि एक आपने उदाहरण दिया कि ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, मालिक है, मकान मालिक है. तो एक मकान मालिक की तरह वेस्ट एशियंस और दूसरी दुनिया जो है, बाकी जो देश हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, आर करेंटली इन सस्पेंडेड एनिमेशन वंडरिंग. वो एक तरीके से स्थगित हो चुका एक जो चिंतन है उसमें वो जूझ रहे हैं. किस चीज़ का चिंतन, वंडरिंग व्हेन एंड वेयर. वो सोच विचार क्या कर रहे हैं कि कब और कहाँ जो है इसका दूसरा चरण, दूसरी जो गंभीर स्थिति है वो शुरू होने वाली है और कितनी बड़ा उनका प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर. इट वुड कॉज ऑन रीजनल एंड जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी. क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एस हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा और पी के बाद में आर, पी थर्ड और आर फोर्थ. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, क्यू एस पी आर. क्यू एस पी आर ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. टर्मिनोलॉजी मतलब उनकी जो शब्दावली होती है, ठीक है. अब मेडिकल साइंस की फील्ड में ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस बोला जाता है, ठीक है. राना टिग्राना जो साइंटिफिक नेम है टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर का, उसको बोलते हैं राना टिग्राना, ठीक है. अब इतना अगर आप याद रखने लगे एक एक जो, तो आपसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा. तो उनके जो वर्ड होते हैं, शब्दावली होती है, उसको बोला जाता है, देखो टर्म, टर्म बोला जाता है किसी चीज़ को जो शब्द है उसको, ठीक है. टर्म, टर्म, मी, नो, लॉजी, टर्मिनोलॉजी, ये है शब्द. और जो ये स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. टर्मिनोलॉजी नहीं होता, टर्मिनोलॉजी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक. एक व्यक्ति जिसको किताबें बहुत पसंद है और उनको कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल. क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, ठीक है. क्या बोला जाता है, याद रह जाएगा, बिब्लियोफाइल. अब फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट हमने पहले भी पढ़ा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो परोपकार के काम करता है, लोगों की हेल्प करता है. जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट मतलब जो धरती के विज्ञान के बारे में पढ़ता है, धरती का विज्ञान जो समझता है, उसको बोलते हैं. और सोमलेयर, सोमलेयर मतलब होता है एक शराब का जो विशेषज्ञ होता है, उसको बोलते हैं सोमलेयर. सो ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल इज करेक्ट. एमेच्योर, एमेच्योर का एंटोनिम बताना. तो एमेच्योर होता है कोई व्यक्ति शौकिया कुछ काम कर रहा हो, ठीक है, वो होता है एमेच्योर, ठीक है. और अगर शौकिया कोई काम कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है किसी चीज़ में. हॉबीस्ट, हॉबीस्ट मतलब शौकीन. डिवोटी, डिवोटी मतलब भक्त. लेमैन, लेमैन मतलब
आम आदमी, और प्रोफेशनल यानी कि विपरीत ऑफ एमेच्योर, यानी कि जो व्यक्ति इसको एक पैसे कमाने के साधन के तौर पर कार्य करता हो। द कैंडिडेट ब्लेम द persistent traffic jam as reason for his being late and the interviewer believed him though he was not convinced। तो बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट था उसने निरंतर जो ट्रैफिक जैम था उसको दोष दिया कि भाई इस वजह से मैं लेट हो गया। तो बोल रहे हैं कि जो इंटरव्यूअर था वो पूरी तरीके से उसकी बात से कन्विंस्ड नहीं था, मतलब पूरी तरीके से उसकी बात वो मान नहीं पा रहा था, पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको बिलीव कर लिया। गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि उसके बातों पे दुविधा होने के बावजूद भी ये मान लिया कि भाई हो सकता है, मैं जहाँ तक मेरी समझ है तो ये नहीं हो सकता, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता हो, है ना। पॉसिबिलिटी है कि इतना लंबा ट्रैफिक हो, वरना तो हर किसी को पता है कि बॉसेस के सामने बहाने यही चलते हैं, ट्रैफिक था, कोई बीमार हो गया था, है ना, तो यही सब बहाने चलते हैं, पर वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। So option A is correct. Caves like Ajanta lie in perpetual darkness। अब सिनोनिम बताना है perpetual का, तो perpetual का मतलब क्या होता है? निरंतर, लगातार, ठीक है। परमानेंट मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, स्थायी हो, ठीक है, अनचेंज्ड हो। लगातार मतलब भी अनचेंज्ड है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। ब्रीफ मतलब थोड़े समय के लिए। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए परमानेंट इज करेक्ट। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब किसी चीज़ को मानना, जैसे कि यू शुड कंप्लाई बाय दी लॉ, यानी कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, मना करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगेज मतलब उसमें भाग लेना। असिस्ट मतलब सहायता करना, और एक्सपेक्ट मतलब कि उम्मीद करना किसी चीज़ की। सो यहाँ पे ऑप्शन ए डिनाई इज करेक्ट। द सन रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। द सन क्यों बोला गया? क्योंकि हम एकलौते सन को जानते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड में बहुत सारे हों, पर हम अपने प्लैनेट की बात कर रहे हैं, अपने मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, उसमें एक ही सन है जो हमें पता है, ठीक है। पर्टिकुलर सन की बात कर रहे हैं, एक जिसके इर्द गिर्द धरती घूमती है, ठीक है, जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, जिसकी माला श्रृंखला में 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये क्या है? द सन, तो आएगा क्या? दी अर्थ। द सन रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। सो ऑप्शन सी अर्थ की बजाय क्या आएगा? दी अर्थ। बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, विल इनएविटेबली काउंट यानी कि जिसको आप टाल नहीं सकते, उस तरीके से इसका फ़र्क पड़ेगा। कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा? द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो भी हाल फिलहाल में पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है उसका, अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, किसके अगेंस्ट में फ़र्क पड़ेगा? पीस प्रोसेस के अगेंस्ट में, यानी कि विल इनएविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, ठीक है। ये तो पता चल गया। बी के बाद में डी आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे डी पहले है, बी बाद में है, यहाँ पे डी पहले है, बी बाद में, यहाँ पे बी के बाद में डी, बी के बाद में डी, तो ए और बी हो जाते हैं एलिमिनेट, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? सी स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि जो रिसेंटली उथल पुथल हुई है उसके बारे में बात करें, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। कहाँ हुआ है ये दो रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट? बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि सी ए बी डी, सी ए बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ब्रेव मैन टू मेक, या फिर किसी बहुत बहादुर पुरुष को बनाने के लिए। मेक द चीफ मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, अपने विचारों में पैसे को सबसे अहम महत्वपूर्ण चीज़ माने। फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के लिए। इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कोई चीज़। क्या है असंभव? इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, ठीक है। इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, यानी कि क्या बन गया? डी सी ए बी, डी सी ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Mahesh's attitude annoyed me and I blew into।
अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन जो पार्ट है स्टेटमेंट का, इसमें अगर कुछ एरर है तो हमको उसको रिप्लेस करना है। अब ब्लू इनटू जो है वो इनकरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पे अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप एकदम से क्या होते हैं, बोलते हैं ना कि मेरे को गुस्सा आ गया, मैं फट पड़ूंगा, उसको समझा ले। इसका मतलब क्या है फटने का? आप एक्चुअल में थोड़ी लिटरली थोड़ी फट जाओगे। इसका मतलब क्या कि आप उसको गुस्से में झल्ला दोगे, आप उसके ऊपर गुस्सा कर दोगे, अपना सारा एंगर आप उसके ऊपर निकाल दोगे। ठीक है, तो ब्लो अप का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, गुस्से को निकालना, भड़ास निकालना। सो महेश एटीट्यूड अनॉयड मी एंड आई ब्लू अप। ठीक है, आई ब्लू ओवर, ब्लू ऑफ, ब्लू डाउन ऑफ, या फिर आई ब्लू अप। ऑप्शन डी, आई ब्लू अप इज करेक्ट। द साइंटिस्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है परवेसिव। परवेसिव वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज सब्सटैंशिएटेड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो बोल रहे हैं साइंटिस्ट हैं, उनकी जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जो उनकी एक कुछ थ्योरी होती है। ठीक है, वो थ्योरी जो है वो सब्सटैंशिएटेड मतलब उसके बारे में उनके पास में पुष्टि करने के लिए क्या है, एक्सटेंसिव रिसर्च है। यानी कि वो जो भी वो हाइपोथेसिस के लिए लेकर आए हैं उसके बारे में उनके पास में रिसर्च के पेपर्स हैं, रिसर्च है। एक्सटेंसिव मतलब इन डिटेल, बहुत व्यापक तौर पे बारीकी से की गई रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटेशंस का डेटा है। अब परवेसिव का मतलब होता है बहुत व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यापक रिसर्च करी गई है। तो एक्सटेंसिव का मतलब भी क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि एक्सटेंसिव ए इज द सिनोनिम फॉर परवेसिव। द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक। आप पुराने ज़माने में कैसेट्स लगा के मूवीज़ देखते थे। अभी भी मान लो आपके लैपटॉप में आपने कोई मूवी डाउनलोड करी है, ठीक है, फिर आप मूवी देखते देखते आपको बहुत ज़ोर की प्यास लग गई, तो आप क्या मूवी चलती हुई छोड़ के जाओगे? नहीं, आप उसको क्या कर देते हो? पॉज। तो द डॉग टुक अ पॉज ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। अब जब डॉग्स बैठ जाते हैं अपने पंजे उठा के, तो उन पंजों को क्या बोला जाता है? उन पंजों को बोला जाता है PAWS। चाहे डॉग हो, कैट हो, उनके पंजों को क्या बोला जाता है? पॉज। ठीक है, तो डॉग ने पॉज लिया और फिर उसने अपने पंजे उठा दिए ये बताने के लिए कि वो थक गया है। और यहाँ पे कौन सा पॉज होगा? PAUSE। तो PAUSE एंड PAWS, PAUSE एंड पोर्स। पोर्स मतलब किसी लिक्विड को गिराना, ठीक है, किसी ग्लास में गिराना, ज़मीन पे गिराना, किसी भी तरीके से, पर किसी लिक्विड को आप ड्रॉप कर रहे हैं। पोर्स एंड पोर्स, ये पोर्स होते हैं छिद्र और ये पोर्स होता है लिक्विड गिराना। पॉज, ये पंजे हो गए, और पॉज, तो पहले वाले में पॉज, दूसरे में पॉज आएगा, तो ये पॉज एंड पॉज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सोचे समझे विचार हैं, कुछ जानकारी है, कुछ तर्क है। ठीक है, डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश। अपना जो भी आपकी मेहनत है उसको आप किसी चीज़ के लिए छोड़ मत दो। ठीक है, यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग। अगर आपने कोई इतना बड़ा मेहनत करके कुछ कंप्लीट किया है, कुछ भी कार्य है वो कंप्लीट किया है, डैश फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। तो जो कुछ भी आपने क्रिएट करा है, जो कुछ भी आपने, मान लो कि आप अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं, फिर आप उस प्लानिंग को कहीं पे लिख नहीं रहे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आपको याद रह जाएगी वो बात? कई बार क्या होता है, रात को मम्मी ने गुस्सा किया हो ना, तो जोश जोश में बड़े सही तरीके से प्लानिंग कराते हैं, फिर हमें खुद को हैरानी होती है कि यार ये तो बहुत सही प्लान बन गया, इस अकॉर्डिंग चलेंगे ना, पक्का टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन सुबह क्योंकि हमने वो लिखा नहीं, गुस्से में सोच तो लिया पर लिखा है नहीं, और सुबह होके हम भूल गए कि हमने क्या सोचा था, कैसे क्या करना था। अरे बाबा, उस टाइम तो गुस्से में इतना अच्छा प्लान बन गया था, अब क्या करें, है ना। तो बोल रहे हैं कि आप उसको डू नॉट फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे मतलब जाने दो, ज़ाया करने दो। क्या चीज़ ज़ाया करने दो? ऑल द मीनिंग, जो भी आपने मतलब निकाला है उसको अपनी मेमोरीज के ऊपर भरोसा करके जाने मत दो। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स। अब जो भी कंक्लूजन आता है उसकी डिटेल्स लिखो, उसकी बारीकियाँ लिखो। डिसीजंस जिस पर आप पहुँचे उसकी बारीकियाँ लिखो, जो असाइनमेंट्स हैं उनकी बारीकियाँ लिखो।
रिमेंबर टू रिकॉर्ड डैश डज व्हाट बाय व्हेन, ये याद रखें, ये मेंशन करना, ये रिकॉर्ड करना ज़रूर याद रखें कि कौन कब क्या करता है। रीविजिट योर नोट्स एट द की टाइम्स एंड डैश असाइनमेंट्स, फिर अपने नोट्स की तरफ वापस जाओ जब आपको कुछ अहम चीज़ें याद करनी हो, रिवाइज करना हो, कोई पेपर आ गया हो या फिर कोई असाइनमेंट बनाना हो, उस टाइम पे अपने नोट्स को दोबारा से गो थ्रू करो। डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डायरी, डायरी पे मत छोड़ दो अपना हार्ड वर्क, तो डायरी पे तो करना है, नोट्स तो बनाने हैं, तो डोंट लीव हार्ड वर्क टू नोट्स, केवल नोट्स के ऊपर मत छोड़ दो, वो तो करना है, केवल मेमोरी के भरोसे मत छोड़ दो, याददाश्त के भरोसे मत छोड़ दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग डू नॉट फ्रिटर अवे, डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट, यू के साथ में क्या आता है हमेशा, डू नॉट, ठीक है। डज नॉट जो है थर्ड पर्सन के साथ में आता है, डिड नॉट जो है वो पास्ट टेंस में आएगा, हैड नॉट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, तो यहाँ पे बच क्या गया, डू नॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स, टाइटल्स, कोई भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे उसकी हेडिंग दो, उसकी टाइटल लिखो, तो टाइटल लिखना ज़रूरी नहीं है। फेलियर्स, आज जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उस पे पहुंचने के लिए आपने पहले कौन कौन से फेलियर्स लिखे हैं, झेले हैं, तो वो भी लिखें तो बेहतर ही होता है, पर यहाँ पे फेलियर्स की बात नहीं कर रही हैं, डिटेल्स की बात कर रहे हैं, बारीकियों की बात कर रहे हैं। इन डिटेल लिखिए कि आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम जब इनिशियल डेज में होते हैं तो हमें जो फैक्टर्स होते हैं उनको ऐड करना कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है कि पहले इनका एलसीएम लो, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐड करो, फिर वो हम एक एक स्टेप को मेंशन करते हैं। लेकिन अब अगर हमें करना हो तो क्या हम ये एक एक स्टेप मेंशन करते हैं, नहीं करते ना। लेकिन जिस टाइम सीखा था उस टाइम पे ये एक एक स्टेप मेंशन करते थे, वापस क्वेश्चन को रिपीट करते थे, तो क्या करते हैं, डिटेल्स मेंशन करते हैं। Remember to record dash does what by when, who does what by when, option B is correct। कौन कब क्या करता है। Revisit your notes at key times and dash assignments and obliterate का मतलब होता है मिटाना, नष्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब जांच करना, आत्ममंथन करना। स्पेक्यूलेट मतलब कुछ चीज़ का अनुमान लगाना, और रिव्यू मतलब जांचना। एट की टाइम्स एंड रिव्यू असाइनमेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।